करनाल में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में भाजपा की हुई बैठक। पंचकूला में आयोजित बैठक में भाजपा नेता कंवरपाल गुर्जर, विज्ञान चंद गुप्ता हुए शामिल। विधानसभा चुनाव को लेकर हुआ मंथन। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वन एवं पर्यावरण मंत्री संदीप सिंह ने गुरुग्राम में किया पौधारोपण। कैथल में भी अभियान के तहत दिव्यांग समिति ने लगाए पेड़। पंचकूला के पिंजौर में हरियाणा रोडवेज की बस पलटने से 40 से ज्यादा स्कूल के बच्चे व अन्य यात्री हुए घायल। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने घायलों का जाना कुशल क्षेम। सरकार ने बस के चालक व परिचालक को किया सस्पेंड। और जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से मुठभेड़ में शहीद हुए जींद के लांस नायक पैरा कमांडो प्रदीप नैन को राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। शहीद के पिता ने बेटे की शहादत पर जताया गर्व। नमस्कार, मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि विपक्ष की सरकार ने अपने 60 साल के कार्यकाल में जितने कार्य करवाए उससे डबल विकास कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले 10 साल में करके दिखाए हैं। इसके परिणाम स्वरूप ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार केंद्र में एनडीए ने सरकार बनाई और अब हरियाणा में भी तीसरी बार भाजपा की सरकार बनेगी। वो कल करनाल में विस्तारक जिला कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करने के उपरांत लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को लोकसभा के चुनाव में भारी बहुमत से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को सांसद बनाकर तथा करनाल विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की जीत के लिए बधाई दी और आभार जताया। मीडिया से बातचीत में नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस ने अपने शासन में केवल घोषणा की है, जबकि हमने योजनाओं को धरातल पर लागू किया है। इस बार से विधानसभा चुनाव में भी भाजपा तीसरी बार प्रदेश में अपनी सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस हर विधानसभा में कमजोर है, यहाँ तक कि वो रोहतक में भी कमजोर है और उनके पास बोलने को कुछ नहीं है। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कटाक्ष करते हुए नायब सिंह सैनी ने कहा कि वह जिसे गाली देते हैं फिर माहौल बनाने के लिए उसी को गले लगाते हैं। 3 लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस को 2 डिजिट का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है। कांग्रेस रोहतक के अंदर भी कमजोर है। विधानसभा के चुनाव के अंदर मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस कोई सीट निकाले, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 90 की 90 विधानसभा सीटों के ऊपर आज बहुत मजबूत स्थिति के अंदर है और आज लोग 90 की 90 विधानसभाओं पर एक तरफा वोट वो कमल के फूल को नरेंद्र मोदी जी को देने के लिए आतुर है। हुड्डा साहब कभी तो जिसको गाली देते हैं उसको जप्फी पानी शुरू कर देते हैं कि कुछ मेरा माहौल बन जाए, परंतु माहौल नहीं बनेगा विधानसभा में, क्योंकि कभी आम आदमी को जप्फी पाता है, कभी किसी को पाता है। बसपा इनेलो के गठबंधन पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पहले भी उन्होंने इकट्ठे मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। है उनके पल्ले कुछ नहीं है, झूठ है उनके पल्ले। वो उस पवित्र संविधान की बुक उठा करके घूम रहे हैं। अरे कौन, इनको पूछिए आप लोग, कौन इसको समाप्त कर सकता है? कौन संविधान के साथ छेड़छाड़ कर सकता है? ये झूठ का सहारा ले रहे हैं, बोलने के लिए कुछ नहीं है। पंचकूला में कल भाजपा के जिला कार्यकारिणी की बैठक हुई। जिला अध्यक्ष दीपक शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में संगठन से संबंधित गतिविधियों की समीक्षा के साथ साथ आने वाले दिनों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों पर चर्चा की गई। मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता व पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया और संगठन को लेकर दिए गए सभी कार्यक्रमों को लागू करने के लिए गंभीरता से काम करने की बात कही। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि किसी भी चुनाव में जीत हासिल करने में बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। विधानसभा चुनाव में समय कम रह गया है, इसके लिए हम सबको बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने की दिशा में बहुत तेजी से काम करना होगा। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को झूठ बोलकर लोगों को भ्रमित करने की आदत हो गई है।
मोदी और नायब सरकार की नीतियों और हमारे कार्यकर्ताओं के दम पर हरियाणा में तीसरी बार भाजपा सरकार बननी तय है। बड़ी बड़ी स्थिति है, लेकिन मैं समझता हूं कि लोकसभा के चुनाव में भी जो बीजेपी की परफॉर्मेंस है, तीसरी बार चुनाव लड़ी, वो कोई ऐसा नहीं है, अच्छी परफॉर्मेंस है बीजेपी की। वो पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ रही थी, मैं अकेले चुनाव लड़ रहे थे। आने वाले टाइम में वो भी अकेले होंगे, हम भी अकेले होंगे, और जब अकेले अकेले चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित तौर से बीजेपी जो है उनसे अच्छी स्थिति में है, और बीजेपी का हाथ जो है ऊपर है, और बीजेपी निश्चित तौर से चुनाव जीत के सरकार बनाने की स्थिति। 10 साल में तो बहुत फैसले लिए, 9.5 साल में बहुत फैसले लिए मनोहर लाल जी ने, और जो बहुत ही सक्सेस रहे, कोई ऐसा नहीं, बहुत सफल रहे उनके फैसले लिए। कुछ फैसले ऐसे हैं जिन पर पुनर्विचार होता है, कोई ऐसा नहीं है पहली बार पुनर्विचार है। आज तक जितनी भी सरकारें बनी, सभी सरकारों ने पुनर्विचार किया। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विधानसभा चुनाव का शंखनाद पंचकूला से ही किया था। उनके द्वारा 90 दिन के दिए रोड मैप के क्रम में ये सारी प्रक्रिया चल रही है। 10 साल के अंदर हरियाणा प्रदेश के अंदर जो विकास हुआ है अनपैरेलल है। पिछले 48 साल का विकास एक तरफ और ये 10 साल का विकास एक तरफ। आप कंपैरिजन करके देखिए कि बहुत बड़ी मात्रा में विकास के काम, और फिर सबका साथ सबका विकास। हुड्डा जी के कार्यकाल में तो केवल सिर्फ रोहतक का विकास हुआ था। हमारी सरकार ने सबका साथ सबका विकास 90 की 90 विधानसभाओं के अंदर समान विकास किया है, और मैं समझता हूं कि उसके परिणाम हमें देखने को मिल रहे हैं। और आने वाले ये जो चुनाव हैं 2024 के, इसमें निश्चित तौर पर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हरियाणा सरकार ने 7 दशक से अधिक पुराने वृक्षों के पालन पोषण के लिए पेंशन स्कीम शुरू कर पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी वचनबद्धता को दोहराया है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार प्रदेश को हरा भरा बनाने के लिए वन मित्र जैसी अनेक योजनाएं लेकर आई है। एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत करते हुए वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय सिंह ने आज गुरुग्राम के गांव सांपकी नागली के कुंडावाला मंदिर प्रांगण में पौधारोपण के बाद ये शब्द कहे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए अभियान के तहत हरियाणा में लाखों पेड़ लगाए जाएंगे। जो भी नागरिक ये वृक्ष लगाएंगे वो अपनी माता की स्मृति को तो हमेशा याद रखेंगे ही, ये धरती माँ के लिए भी एक अनुपम सेवा होगी। उधर कैथल में भी आज एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत विकलांग अधिकारी समिति के सदस्यों ने पौधारोपण किया। समिति के अध्यक्ष महावीर ढुल और महासचिव दिनेश सिरोही ने बताया कि प्रधानमंत्री द्वारा पर्यावरण के संरक्षण के लिए ये अनूठा अभियान शुरू किया गया है। हमने प्रधानमंत्री के अभियान से प्रेरित होकर शहर और गांव के सामूहिक स्थानों, पार्कों में अधिक से अधिक पेड़ लगाने का संकल्प लिया है। ऐसा कि प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी माता के नाम पर पेड़ पौधे लगाए हैं। मैं उनकी इस मुहिम का अपने पूरी संस्था और पूरे हरियाणा के दिव्यांगजनों के साथ समर्थन करता हूं। पूरे हरियाणा के दिव्यांगजनों और सभी व्यक्तियों से अपील करता हूं कि प्रधानमंत्री जी की मुहिम को आगे बढ़ाना चाहिए। उन्होंने बहुत ही अच्छा ये मुहिम चलाई हुई है, उसका हम समर्थन करते हैं। समय समय पर मन की बात करते हैं। अभी भी उन्होंने मन की बात में कहा कि हमारे वातावरण को स्वस्थ बनाने के लिए और ऑक्सीजन को ज्यादा मात्रा में पैदा करने के लिए हमें पेड़ पौधे लगाने बहुत जरूरी है, और उसी की मुहिम को दुरुस्त करने के लिए हमारी विकलांग अधिकार समिति संस्था द्वारा सैकड़ों पेड़ पौधे हमारे यहाँ कैथल हरियाणा प्रदेश में लगाए जा रहे हैं, और जो कि हनुमान वाटिका में और जवार पार्क में और पुराना रोड पे बहुत संख्या में पेड़ पौधे लगाए हैं। तो मैं तो सबको अपील करता हूँ कि सबको पेड़ पौधे लगाने चाहिए, सबको लगाने चाहिए, खेत में भी लगाने चाहिए, घर में भी लगाने चाहिए, मकान आदि भी लगाने चाहिए। सब साथियों से अनुरोध करूंगा, सबको पेड़ पौधे लगाने चाहिए। धन्यवाद। पंचकूला के पिंजौर में पहाड़ी क्षेत्र के गांव नौल्टा के पास हरियाणा रोडवेज की बस पलटने से 40 से ज्यादा स्कूल के बच्चे व अन्य यात्री घायल हो गए। घायलों को पिंजौर और पंचकूला के अस्पताल में लाया गया। गंभीर हालत को देखते हुए एक महिला को पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया। हादसे का कारण फिलहाल बस ड्राइवर द्वारा ओवर स्पीड बताया जा रहा है। बस में ज्यादा सवारियां होना यानी ओवरलोड और सड़क की खस्ता हालत भी हादसे का अतिरिक्त कारण बताया जा रहा है। हरियाणा सरकार ने बस के चालक संदीप कुमार व परिचालक यशपाल को सस्पेंड कर दिया है।
सिविल सर्जन डॉक्टर मुक्ता कुमार व प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मोदी ने बताया कि 46 बच्चे विव्यसक पिंजौर भर्ती कराए गए, जिसमें से 22 बच्चे पंचकूला लाए गए हैं। लगभग 60 वर्ष की महिला को पीजीआई रेफर किया गया। एक बच्चे की स्पाइन में कंप्रेस फ्रैक्चर हुआ है, बाकी सभी की हालत सामान्य है। जो कि वैसे बस से बाहर थी, मतलब बस में नहीं थी, बाहर रोड साइड चल रही थी, उसको शोल्डर की थोड़ा क्रश इंजरी है, तो वो इन्होंने मैनेज करके रेफर किया। बाकी सारे पेशेंट हमारे पास है और उसमें से 3 अटेम्प्ट है, बाकी सारे बच्चे और बच्चों को हमने इन्वेस्टिगेट कर लिया है, देख भी लिया है। 1-2 बच्चों को थोड़ा सा हमें एडमिट करके भी ट्रीटमेंट की जरूरत है। जैसे एक को हमें कुछ क्लैविकल इंजरी है, उनको स्लिप दे। घटना की सूचना मिलते ही भाजपा नेता ज्ञानचंद गुप्ता, बंतो कटारिया, कालका विधायक प्रदीप चौधरी ने अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात की और उनका कुशल क्षेम जाना। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि बस हादसे की जांच करवाई जाएगी। पूर्व विधायिका लतिका शर्मा ने बताया कि अधिकतर बच्चे डखरोग व आसपास के गांव धत्तोगड़ा स्थित सरकारी विद्यालय में पढ़ने आ रहे थे। और उसके साथ साथ अगर जो 2 लोग दोषी हैं, चाहे वो ड्राइवर है, कंडक्टर है, उनको सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि बस के अंदर बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड थी और जो बताया गया थोड़ी बस की स्पीड भी ज़्यादा थी। बस जो ही मोड़ के ऊपर पहुंची, वो एक झटके के साथ पलट गई। जल्दी ही बच्चों को ठीक इलाज मिले, उनका उपचार हो। बस में एक तो संख्या भी थी बच्चों की ज़्यादा, और उसके बाद उससे ज़्यादा ड्राइवर की गलती है कि जो ऊपर से तराई पे आते हैं धीरे रखना चाहिए। अभी फिर भी हम अभी लग रहे हैं बच बचाव में, जो ये सबसे अच्छी है कि कोई ऐसी कैजुअलिटी, क्योंकि इतने भारी में हो जाता है, लेकिन फिर भी देवी की कृपा है कि कोई ऐसी कैजुअलिटी जो है वो नहीं है। अभी तो हम बच्चों के देख रखाव में लग रहे हैं कि सब ठीक ठाक रहे हैं, भगवान जी। हमारे पहले पिंजौर हॉस्पिटल में थे, वहाँ पे हमने इनको करके और उसके बाद यहाँ पे एम्बुलेंस मंगा करके, एक एम्बुलेंस थी यहाँ पे भेजने का काम किया है कि जिससे यहाँ पर पूरा हमारी, क्योंकि हमारी सभी सुविधाएं हैं यहाँ पर, और कुछ हुआ तो पीजीआई के लिए, लेकिन ये है कि कम से कम यहीं पे सभी को अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए हरियाणा के लांस नायक पैरा कमांडो प्रदीप नैन को जींद में निर्वाणा स्थित उनके पैतृक गांव जाजनवाला में अंतिम विदाई दी गई। प्रदीप नैन माता पिता के इकलौते बेटे थे। उनके चचेरे भाई कुलदीप ने उनकी चिता को मुख्य अग्नि दी। इससे पहले उनके पार्थिव देह को सेना के जवानों द्वारा गांव लाया गया। इस दौरान लंबे काफिले के साथ उनकी पार्थिव देह गांव पहुंची, जहां हजारों की भीड़ ने शहीद की पार्थिव देह पर फूल बरसाए। अंतिम संस्कार से पहले सेना की टुकड़ी ने उन्हें सलामी दी। शहीद की पत्नी 3 महीने की गर्भवती हैं। 2 साल पहले उनकी शादी हुई थी। पति के शहीद होने का पता चलने पर उनकी तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। शहीद के पिता बलवान सिंह ने कहा कि हमें बेटे की शहादत पर गर्व है। ऐसे बच्चे बार बार नहीं मिलते। प्रदीप में कमांडो बनने का बड़ा जुनून था। हमारा बेटा दलेर था, उसके अंदर किसी चीज का डर नहीं था। ऐसे बच्चे बार बार थोड़े दिन में सन 15 में हुआ था, 2015 में। शादी 2021 में। हाँ, 3-4 साल रहा ये आर्मड में जी। उसके बाद कमांडो में ज्वाइन कर ली इसने। जैसे कमांडो में चल रहा। परिवार में एक लड़की है, एक लड़का है, 2 बच्चे हैं। हाँ, लड़की की शादी इकट्ठी थी सर प्रदीप के साथ में। लड़की BSc मेडिकल कर रही है। लड़का +2 करके नौकरी लगा, तो बाद में उसने BA कर ली थी सर। बिनैन खाप के प्रधान रघुवीर नैन ने कहा कि प्रदीप दुश्मनों से लोहा लेते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ है। मैं हरियाणा सरकार से मांग करता हूं कि गांव में प्रदीप के नाम से एक इंस्टीट्यूट खोला जाए। अपनी और समुद्री बिनैन खाप की तरह से नमन करता हूं और उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करता हूं। और बड़ा अफसोस है वैसे तो किसी परिवार का लाल जो बीच में से जावे है, लेकिन हमें गर्व भी है कि हमारी खाप का एक वीर सपूत देश के काम आया
हम हरियाणा सरकार और भारत सरकार से मांग करते हैं कि इनके परिवार को दोनों अपने अपने स्तर पर ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा दिया जाए और गांव दादनवाड़ा में शहीद की स्मृति में कोई इंस्टीट्यूशन स्थापित किया जाए। इस मौके पर राज्यसभा सांसद सुभाष बराला, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता सहित अनेक लोग शहीद प्रदीप की अंतिम यात्रा में शामिल हुए। नीट यूजी परीक्षा से जुड़ी सभी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई पूरी हो गई है और अगली सुनवाई गुरुवार 11 जुलाई को होगी। सीबीआई को बुधवार 5 बजे तक जवाब दाखिल करने का समय दिया गया है। नीट यूजी परीक्षा को लेकर सॉलिसिटर जनरल से भी बातचीत की गई। हरियाणा के जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने आज पलवल जिला लोक संपर्क एवं परिवाद समिति की बैठक में लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान 14 शिकायतें रखी गई, जिनमें से 13 का मौके पर ही निपटान किया गया। उन्होंने बताया कि बैठक में बिजली विभाग, पीडब्ल्यूडी, पब्लिक हेल्थ से संबंधित शिकायतों को लेकर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर की लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसको लेकर डीटीपी को सस्पेंड कर दिया गया है। मॉनसून सीजन को देखते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं ताकि लोगों को कोई परेशानी ना हो। लोगों ने भी की और प्रशासन की मतलब हमारे विधायकों की तरफ से भी शिकायत थी उसकी, तो उसको हमने इसलिए सस्पेंड किया। सरकारी स्कूल सरकार ने खोल रखे हैं, तो पेरेंट्स को ये रखना चाहिए कि भाई जो हमारी सरकारी स्कूल है उनमें अच्छे पढ़े लिखे टीचर्स होते हैं एज कम्पेयर टू प्राइवेट स्कूल। तो हम लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि हमें प्राइवेट स्कूल को अपने बच्चे, बरसात का भी जैसे अब टाइम आया है तो थोड़ा बहुत जल भराव भी हो जाता है, लेकिन वो 1-2 घंटे तक ही रहे तो ठीक है, ज़्यादा रहता है तो फिर दिक्कत है। तो उसके लिए दिशा निर्देश दिए कि ऐसी नौबत नहीं आनी। वहीं कल हिसार में भी उन्होंने जिला लोक संपर्क एवं जन परिवाद समिति की बैठक में लोगों की समस्याओं को सुना। बैठक से पूर्व उन्होंने गांव गढ़ी, ढडेरी, ढाणी मेहंदा और कुंबा में जल संबंधी परियोजनाओं का शिलान्यास किया। बैठक के दौरान उन्होंने 17 मामलों की सुनवाई कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी निर्मल दहिया की कार्य प्रणाली को लेकर मिली शिकायतों के बाद उन्हें सस्पेंड करने के निर्देश दिए। पेंडिंग रखा है अगली मीटिंग के लिए और उनकी कार्रवाई अगली मीटिंग तक आएगी। सभी ने उनकी शिकायत की है और हमारे विधायकगण ने भी, आम जनता ने भी और उनके कर्मचारियों ने भी शिकायत की है। उनका व्यवहार ठीक नहीं है और कई चीज़ें फंड्स में भी अनियमितताएं की है कि कई फंड्स वापस चले गए, तो उसको हमने सभी का शिकायतों का ध्यान रखते हुए सस्पेंड करने का आदेश दिया। ऐसा निर्देश दिए हैं कि भाई अपना काम ईमानदारी से और चुस्ती से करें ताकि आम लोगों को उनका लाभ मिल सके और बरसात के समय पानी का जल भराव ना हो, उसके लिए भी अधिकारी अपने जननायक जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला रविवार देर शाम को रोहतक पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान अपने संबोधन में दुष्यंत चौटाला ने कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एकजुट होने का संदेश दिया। साथ ही उन्होंने संगठन की मजबूती पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जितनी भी गलती हुई है उससे सीखने की जरूरत है। हालांकि उन्होंने कहा कि जननायक जनता पार्टी के खिलाफ माहौल है, इसके बावजूद मजबूती से चुनाव लड़ना है। दुष्यंत ने कहा कि पार्टी के खिलाफ एजेंडा चलाया गया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर दुष्प्रचार फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि इस दुष्प्रचार को रोक नहीं पाए, इसलिए चुनाव में परिणाम सही नहीं आए। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी निशाने पर लिया और हुड्डा पर भारतीय जनता पार्टी से मिली भगत का आरोप लगाया। यमुना पार कराने चले थे दोनों साथ मिलकर सरकार चली और उस प्रचार को हम रोक नहीं पाए। बढ़ता किसान आंदोलन में जब टोलों पे मोर्चे लग गए, बहादुरगढ़ और सोनीपत परमानेंट मोर्चा लग गया, तो एक प्रचार शुरू किया, थोड़ा इस्तीफा दे देता तो पूरा राज बढ़ता। मैं तो आज सरकार का हिस्सा नहीं हूँ, तो भी तो राज चल रहा है। 4.5 साल आपके बीच में रहा, छोटे बड़े जितने काम करा पाया कराए, कहीं रह भी गए। मेरा तो प्रयास रहा ग्रीवेंस का मेंबर चेयरमैन बना, तो आपके जिले की छोटी बड़ी समस्याओं को बैठ के 2 घंटा लगा निपटाए। चाहे दफ्तर में मिला और कहीं मिला, वो समस्या निपटाए। पर साथियों, उन चीजों का हम प्रचार नहीं करते।
हरियाणा के महिला एवं बाल विकास मंत्री श्री असीम गोयल ने कहा कि राज्य सरकार ने हालांकि बच्चों की देखभाल के लिए अभी 500 क्रेच खोलने का लक्ष्य रखा है, फिर भी जरूरत पड़ेगी तो और भी क्रेच खोल दिए जाएंगे। इसके लिए धन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। सरकार ने अपनी क्रेच पॉलिसी के अनुरूप व्यापक बजट को भी मंजूरी दी है। वर्ष 2024-25 के लिए 3,215 लाख रुपए की धनराशि आवंटित की है, जो राज्य सरकार की महिला एवं बाल कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य है कि कामकाजी माता पिता बिना किसी चिंता के अपना काम कर सकें। उनके छोटे बच्चों की देखभाल के लिए सरकार ने वर्ष 2020 में राज्य में 500 क्रेच खोलने का निर्णय लिया था। इस लक्ष्य की ओर तेजी से कदम बढ़ाते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग ने पहले चरण में 16 जिलों में 165 क्रेच शुरू भी कर दिए हैं। इनमें 4,500 से अधिक बच्चों की समुचित देखभाल की जा रही है। उन्होंने बताया कि हरियाणा देश का प्रथम राज्य है जिसने अपनी क्रेच पॉलिसी बनाई है। ये योजना अन्य राज्यों के लिए भी एक मिसाल बनकर उभरी है। उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार के इस निर्णय से बच्चों का समुचित विकास होगा और महिलाएं परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत करने में अपना योगदान दे सकेंगी। हरियाणा पंजाब की सीमा के साथ लगते अंबाला में शंभू बॉर्डर पिछले करीब 5 महीनों से बंद पड़ा है, जिससे अब खुलवाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। किसानों द्वारा बंद किए गए बॉर्डर का असर अब आम जनजीवन पर देखने को मिल रहा है। अंबाला के व्यापारियों का व्यापार पूरी तरह से ठप हो गया है। बॉर्डर खुलवाने के लिए हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के वकील वासु शांडलिये ने जनहित याचिका दायर की है, जिसमें किसानों को भी पार्टी बनाया गया है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि जब तक याचिका पर सुनवाई नहीं होती तब तक इमरजेंसी में जाने वाले यात्रियों के लिए एक लेन को खोला जाए। व्यापारियों के पास कामगारों को सैलरी देने के लिए पैसे नहीं हैं। भी कहा कि हमने नहीं रास्ता बंद किया हुआ, और ये स्टेटमेंट मैंने हाई कोर्ट में भी अपनी पिटीशन में लिखी है कि किसानों ने रास्ता बंद नहीं किया हुआ, स्टेट ने रास्ता बंद किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं मैं किसानों से भी अपील करता हूँ कि आप कहीं ना कहीं किसानों के कारण ये रास्ता बंद है ना, तो हमने इसमें मांग किया कि किसान इस जिद को त्यागे और एमएसपी की मांग उनकी बिल्कुल जायज है, सरकार इनके साथ बात करे। और पिटीशन में हमने ये भी कहा है कि जो स्टेट एक्सचेकर है वो बढ़ रहा है, हरियाणा पंजाब की जो बसेज है उनका रूट डाइवर्ट है, इसके बाद पेट्रोल का खर्चा सरकार का बढ़ रहा है। और सेकंड हमने मांग की है जो टेम्परेरी पैसेज एक हमारे लिए खोला जाए। मीनवेल जब तक मेरी ये PIL पेंडिंग है, एक टेम्परेरी पैसेज अंबाला के लोगों को, शंभू के लोगों को, अगर कोई मरीज पंजाब से अंबाला की तरफ आ रहा है तो उसको अगर उसके पास कोई पेशेंट का ID कार्ड है, कोई और कार्ड है, क्योंकि अंबाला में एडवांस कैंसर केयर सेंटर है जहाँ से हजारों लोग पंजाब से आते हैं, तो अगर उनको कोई बाई चांस प्रॉब्लम हो जाए इमरजेंसी में तो वो चंडीगढ़ से घूम के 2 घंटे के लिए आएंगे। तो ये सारी बातें हम हाईकोर्ट के आगे उठाएंगे और मुझे उम्मीद है कि मैं अंबाला के व्यापारियों के लिए, अंबाला की आम जनता के लिए और अंबाला के जो व्यापारी वर्ग हैं और अंबाला के जो शंभू बॉर्डर के भी जो गांव हैं उनके अस्तित्व जीवन को बचाने के लिए मैं हाई कोर्ट के अंदर ये बहस करूंगा। मुख्य सचिव TVSN प्रसाद ने कहा कि गुरुग्राम हरियाणा का एक मॉडर्न शहर है। ऐसे में हमें शहर के विस्तार के साथ साथ हमारी सोच का दायरा बढ़ाकर निगम के पास उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम और कुशलतम प्रयोग करने की जरूरत है। इसके लिए सभी को मिलकर एक रणनीति के तहत प्रत्येक वार्ड पर फोकस करते हुए स्मॉल स्टेप के साथ आगे बढ़ना होगा। वे कल गुरुग्राम में नगर निगम कार्यालय में स्वच्छता अभियान की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मुख्य सचिव ने बैठक में स्वच्छता अभियान में नियुक्त सभी नोडल अधिकारियों के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए कहा कि जन समस्याओं का निवारण करना हमारी पहली प्राथमिकता है। गुरुग्राम शहर में हुए प्रयोग को विस्तार देकर अब प्रदेश के अन्य शहरों में भी लागू किया जाएगा। बैठक में निगम आयुक्त डॉक्टर नरहरि सिंह बांगड़ ने PPT के माध्यम से नगर निगम द्वारा की जा रही पहल व कूड़ा निस्तारण के लिए नए विस्तार की जानकारी देते हुए बताया कि शहर में C&D वेस्ट के निस्तारण के लिए 5 स्थानों को चिन्हित कर इसकी सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से सार्वजनिक की गई है। इसी प्रकार 14 सैनिटेशन एक्सपर्ट भी नियुक्त किए गए हैं। वहीं सेकेंडरी पॉइंटों पर ओपन मार्केट रेट के तहत पर्याप्त संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉली की व्यवस्था की गई है। अभियान के तहत शहर में गार्बेज कलेक्शन पॉइंट की GIS मैपिंग की गई है। बरसात का मौसम शुरू होने के साथ ही मलेरिया, डेंगू व चिकनगुनिया के प्रकोप से आमजन को बचाने के लिए भिवानी में स्वास्थ्य विभाग ने
टीमें गठित कर वाटर लॉगिंग क्षेत्रों में दवाई का छिड़काव शुरू करवा दिया है। साथ ही मच्छर उत्पन्न होने वाले स्थानों जैसे कूलर, टंकी, कबाड़, प्लास्टिक टायर, फ्रिज की ट्रे इत्यादि स्थानों पर मच्छरों का लार्वा ना पनपे, इसके लिए भी विभाग के कर्मचारियों व अधिकारी जागरूकता अभियान चलाए हुए हैं। अभियान के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर जगदीश कुमार ने बताया कि इस कार्य में कुल 33 टीमें लगी हैं, जिनमें 17 टीमें वाटर लॉगिंग के क्षेत्र तथा 16 टीमें मच्छर ब्रीडिंग चौकर के रूप में कार्य कर रही हैं। उन्होंने बताया कि खड़े पानी में मच्छर का लार्वा पनपता है, जो मलेरिया, डेंगू जैसी गंभीर बीमारियों का जनक बनता है। बरसात के मौसम में लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि उनके आसपास पानी जमा ना हो। बरसात के मौसम में साफ पानी की कमी से बच्चों व बड़ों में उल्टी, दस्त व डायरिया जैसी बीमारियां हो जाती हैं। इसके लिए ORS का घोल व जिंक की टैबलेट लेने के निर्देश भी आमजन को दिए जा रहे हैं। पानी के सैंपल लेकर चेकिंग अभियान स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाया जा रहा है। जहाँ भी पानी खड़ा हुआ है वहाँ पे टेमीफोस दवाई का छिड़काव कर रहे हैं, और साथ में जहाँ पे ये संभावना है कि यहाँ पे काफी दिनों तक पानी खड़ा रहेगा, वहाँ पर हम काला तेल भी डाल रहे हैं, ताकि उस जगह पे मच्छर अंडा ना दे सके और हमारे आसपास में मच्छर जनित बीमारियां पनपने की संभावना खत्म हो सके। सेक्टर 13 के और 23 के सभी घरों में घर घर जा करके, जो खास करके बाहर पार्किंग का एरिया है या छोटे छोटे पार्क बना रखे हैं, वहां पे भी गमले, होदी, टंकियां, वाटर बोटल्स, पोट्स आदि को भी चेक कर रहे हैं। साथ में घरों में कूलर और फ्रिज की जो पीछे वाली ट्रे है उसको भी चेक कर रहे हैं, और आम जनता को जागरूक कर रहे हैं कि यहाँ पे जो जैसे घरों के अंदर पानी की टंकियां हैं, ओदियां हैं, या पुराने टायर हैं, फ्रिज की पीछे वाली ट्रे है, कूलर है, या पक्षियों के लिए रखे पानी के सकोरे हैं, वहां पे मच्छर अपना अंडा दे सकता है। भिवानी निवासियों ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग का ये अभियान आम जन के लिए फायदेमंद है। अधिक समय तक किसी स्थान पर पानी खड़ा रहेगा तो वहां मच्छरों के माध्यम से डेंगू व मलेरिया फैलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने हमें आज जागरूक करने का कार्य किया है, ताकि हम बरसात के मौसम में मच्छर जनित बीमारियों से बचे रह सकें। क्योंकि आम पब्लिक को इस बारे जानकारी नहीं है। जहां भी पानी एक हफ्ते से ज्यादा भर जाएगा तो उसमें लार्वा पैदा होगा और तरह तरह की जो है बीमारियां पैदा होंगी। अगर इस तरह का जागरूकता अभियान चलता रहेगा तो हमें बीमारियों को रोकने में बहुत बड़ा अंकुश लग जाएगा। उधर फतेहाबाद में भी मानसून सीजन के मद्देनजर आज स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर लोगों के स्वास्थ्य की जांच कर रही हैं। हेल्थ इंस्पेक्टर राजेश कुमार ने बताया कि बरसाती दिनों में मलेरिया तथा डेंगू जैसी बीमारी जल्दी फैलती है, इसलिए सरकार के आदेश पर प्रत्येक घर में जाकर सभी सदस्यों की खून की जांच तथा अन्य टेस्ट करके वहीं पर दवाइयां दे रहे हैं। जबकि गंभीर रोगियों के लिए अस्पताल में मलेरिया व डेंगू का स्पेशल वार्ड बनाया गया है। उन्होंने कहा कि इस अभियान में काफी सफलता प्राप्त हो रही है तथा विशेषकर स्लम एरिया में काफी रोगियों की जांच के बाद बीमारियां पाई जा रही हैं तथा उनका तत्काल इलाज किया जा रहा है। अब तक हमारा एक राउंड तो हो चुका है और 2-3 दिन में कुछ आउटर कॉलोनी बस्ती है उनको हम कवर कर देंगे। कार की जाँच के साथ साथ लोगों को पानी के बारे में अवगत कर रहे हैं कि बरसाती मौसम है, कहीं लीकेज की वजह से अगर गंदा पानी लोग पी गए तो डायरिया फैलने की संभावना है। इस संदर्भ में भी हम अपने द्वारा देखते रहते हैं कहीं लीकेज तो नहीं है, और लोगों को कहते हैं पानी उबाल कर जरूरत है। जो बुखार के पेशेंट हैं, सिर दर्द के हैं या कोई डायरिया से फैलने वाली बीमारियों पर विशेष फोकस कर रही है। गमले हैं, घड़े हैं, कूलर हैं, फ्रिज हैं, इसमें जो भी लार्वा पैदा होता है, या छत पर रखे कोई टायर हैं, डिस्पोजल गिलास हैं, चम्मच हैं, उसमें जहाँ भी पानी रोकने के सोर्सेज है उसको खाली करवा के मौके पर ही उसको सलाह दी जा रही है कि ये अपने बर्तन को साफ सुथरा रखें, धूप आने पर अपने कूलर को भी सुखाएं हफ्ते एक बार। और वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि उनके घर में स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने आकर उनके स्वास्थ्य की जांच की है। सरकार ने उनके घर के द्वार पर स्वास्थ्य विभाग की टीमें भेजकर बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। और हमसे पूछ रहे थे कि किसी को बुखार या कोई दिक्कत तो नहीं है, और इस साथ में ये भी पूछ रही थी अगर किसी को बुखार या दिक्कत है, टेबलेट भी दे रहे थे, अगर किसी को ज़्यादा दिक्कत है तो हॉस्पिटल के लिए रेफर करने के लिए बोल रहे थे कि हॉस्पिटल में जाकर अपनी जांच करवाओ। जी, सभी जो मच्छर मलेरिया के बारे में बता देंगे, तो इसके बारे में सभी को टैबलेट वगैरह और इंजेक्शन वगैरह लगा देंगे, और इसके बारे में आगे किसी भी सूचना दे दी
कोई भी आगे दिक्कत आए तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप आइए। हिसार स्थित हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम विभाग ने हरियाणा में 12 जुलाई तक मौसम आमतौर पर परिवर्तनशील रहने की संभावना जताई है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर मदन लाल खिड़च ने बताया कि राज्य में दक्षिण पश्चिमी मानसून की सक्रियता 8 जुलाई तक बने रहने की संभावना है, जिससे राज्य में कुछ एक क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। 9 से 11 जुलाई के दौरान मानसूनी हवाओं की सक्रियता में थोड़ी कमी आने की संभावना है, जिससे राज्य में बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है। इस दौरान राज्य के पश्चिमी दक्षिणी जिलों में बीच बीच में आंशिक बादल तथा कुछ एक स्थानों पर छिटपुट बूंदाबांदी या हल्की बारिश की संभावना है, परंतु राज्य के उत्तरी जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना है। इस दौरान हवा में बदलाव के दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी होने तथा वातावरण में नमी की मात्रा में गिरावट आने की संभावना है। 12 जुलाई से मानसून की सक्रियता राज्य में एक बार फिर से बढ़ने की संभावना बन रही है। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।